हेलो फ्रेंड्स, करंट अनप्लग बाय राजीव के आज के एपिसोड में मैं आपको महाराष्ट्र के एक काफी ही प्रसिद्ध कवि से मिलवाना चाहता हूँ। प्रोफेसर ज्ञानेश वाकुड़कर जी की कविताएं जो हैं काफी सारी विश्वविद्यालयों में, नागपुर में, महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है। साथ ही कई कॉलेज के कोर्सेज में जो है वो इनकी कविताएं जो हैं वो पढ़ाई जाती हैं, कोर्स में है। उससे ज्यादा बड़ी इनकी एक पहचान राजनीतिक शख्सियत के भी रूप में है। ना केवल ये साहित्यकार और कवि हैं, बल्कि नागपुर जिला में शिवसेना के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं। शिवसेना को जिन लोगों ने विदर्भा में स्थापित किया, उनमें से एक वाकुड़कर साहब थे। बहुत अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। सन 1980 से ये शिवसेना के साथ में जुड़े हुए थे। अभी ये अपना लोक जागर नाम की संस्था चलाते हैं, जो समाज के दमितों, समाज के पिछड़े वर्गों और किसान लोगों के लिए कार्य करती है। जब ओबीसी रिजर्वेशन लेके आया गया, उस वक्त में इन्होंने शिवसेना की नीतियों के खिलाफ में शिवसेना को छोड़ा और इन्होंने लोक जागर की स्थापना की। तो जिस व्यक्ति ने विदर्भा में शिवसेना की स्थापना की थी, उसने रिजर्वेशन के मुद्दे पे जब देखा कि शिवसेना की नीतियां जो है वो प्रो रिजर्वेशन नहीं है, तो पहले बाला साहब ठाकरे के बहुत समझाने का प्रयत्न किया। बहुत क्लोज थे इनके, वाकुड़कर साहब की काफी कविताओं की सराहना भी करते थे। जब बात नहीं जमी तो लोक जागर संस्था इन्होंने शुरू की। वाकुड़कर साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करंट अनप्लग बाय राजीव के शो में आने के लिए। वाकुड़कर साहब, एक और खासियत है इनकी, इन्होंने हाल फिलहाल में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति जो है 4-5 वर्ष पूर्व उस पार्टी का जो एंथम सॉन्ग है वो वाकुड़कर साहब ने लिखा। अब आप लोग भी ताज्जुब करेंगे कि एक मराठी कवि, एक तेलुगु बहुल राज्य का जो मेन लीडिंग पार्टी है, वहां पे एंथम उस पार्टी का बना रहे हैं। ये अपने आप में वाकुड़कर साहब बहुत बड़ी सराहनीय बात है। मैं आपके मुंह से आपके बारे में जो है अब सुनना चाहूंगा। उसके पहले एक प्रश्न मैं दाग दूं। वाकुड़कर साहब, जब नागपुर की बात आती है तो दो ही चीजें ध्यान में आती हैं, एक है संतरा और दूसरा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। क्या आपका भी मानना है कि नागपुर जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए जाना चाहिए? क्योंकि नागपुर बोलते से सब लोग आरएसएस से आपको आप ज्वाइन कर लिंक करना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये बात में कितना दम है, ये थोड़ा दर्शकों को आप समझाएं, क्योंकि मैं परेशान हूं। लोग मेरे जैसे, आपके जैसे लोग भी नागपुर में रहते हैं जो आरएसएस के थॉट को सब्सक्राइब नहीं करते, जो आरएसएस के थॉट से जिनके सोच मेल नहीं खाती है। ये नागपुर के बाहर के लोगों को पचा पाना बहुत मुश्किल है। तो वाकुड़कर साहब, मैं आपके थॉट बीजेपी पार्टी और आरएसएस पे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने शिवसेना के साथ में आप करता धरता थे नागपुर में पूरे और काफी लंबे समय तक रहे। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी, जिसने शिवसेना के अंदर में पार्टी तोड़ी, नेताओं की बंडखोरी की, आपको क्या लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये विपक्ष विरोधी पार्टी है? और क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो ब्राह्मण लॉबी जो चला रहा है, क्या वो समाज के दमितों के बारे में भी सोचता है? ये दो चीजों पे मैं आपका जवाब जानना चाहूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव भाई, आपने बुलाया है, मौका दिया है बोलने के लिए। और बहुत आपने कहा कि आप भी को, क्योंकि आप सिर्फ पत्रकार नहीं हैं, आप पॉलिटिकल एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं और सॉल्यूशन के साथ में करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया था, खुद होके फ़ोन किया था आपके वीडियो देखकर। तो खैर बात छोड़िए, मेन बात ये, आपने बहुत सारे सवाल एक साथ दाग दिए हैं। तो मैं केसीआर जी के साथ में था, मैंने वो जो गाना लिखा था वो उसको थोड़ा बता दीजिए। हिंदी में लिखा था कि एक नया इतिहास लिखेंगे जिनके हाथ में हल है। एक नया, क्योंकि उनको पार्टी का विस्तार करना था नेशनल लेवल पे और किसानों के मुद्दे को लेकर करना था, और इसलिए उन्होंने मुझे गाना लिखने के लिए बोला था। तो वो गाना मैंने ऐसा लिखा था कि एक नया इतिहास लिखेंगे जिनके हाथ में हल है, यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। और फिर आगे ये लाइन थी कि खेती ही हो धर्म हमारा। देखिए इसमें क्या है, धर्म वर्म के मामले को भी हमें सॉल्यूशन देना होगा। तो खेती ही हो धर्म हमारा, पूजा मतलब काम है,
फसलों में ही ईश्वर अल्लाह, खेत ही चारों धाम है। पवित्र होगा ऐसे पसीना जैसे गंगा जल है, यही आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। तो ये तो बात है। मेन बात अपन मूल मुद्दे पे आते हैं। शिवसेना का मैं पहला जिला प्रमुख था, ये बात सही है। और 11 जिलों में 8 जिलों में तो मैं हमेशा जाता था। मेरी डेट के लिए नितिन गडकरी भी मेरे पीछे लगते थे कि आप बीजेपी के प्रचार के लिए, ये फैक्ट है। तो आप कभी भी उनको पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो बोलते थे। और मेन बात कैसी है कि बीजेपी के ये संघ के नाम से नागपुर बदनाम हुआ है। असल में संघ जो है, असल में संघ ने जो काम किया है वो बदनाम ही किया है। संतरा ये तो बहुत अच्छी बात है, मीठा भी होता है, और संतरे की क्या कहने हैं, तो मिठास के साथ में कुछ ये भी आते हैं ना, जिसके क्या बोले, बीमारियां भी आती है। खटास, खटास तो ठीक है, खटास का भी एक जिंदगी का हिस्सा होता है, जीने का हिस्सा होता है। लेकिन ये विकृति जो होती है, जो जंतु वगैरह होते हैं ना, उस टाइम थोड़ी भाषा कठोर हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नागपुर के साथ में दीक्षा भूमि की पहचान है बहुत बड़ी, जिसने एक इतिहास बना दिया है मानवता को, मानवता के रास्ते पर, जो एक पिछड़े समाज को, जिनको इंसान का हक भी इनकार कर दिया था, और जो विचारधारा मनुस्मृति से आती थी, संघ से आती थी, गोवलकर से आती थी, हालांकि पहले से थी, लेकिन गोवलकर आज के जमाने के वो उनके वाहक थे। तो उस विचारधारा को शह देने वाली जो दूसरी विचारधारा है, वो दीक्षा भूमि भी नागपुर में है। और इससे भी बड़ी चीज ये है कि देश और दुनिया में एक नया संदेश देने वाले, एक सत्याग्रह का हथियार देने वाले महात्मा गांधी बापू यहाँ से 70 किलोमीटर पर ही है, सेवाग्राम में है। तो ये नागपुर का ही है, क्योंकि 0 माइल है और 70 किलोमीटर कोई मायने रखता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, तो नागपुर की पहचान अलग है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो आजकल बदनाम हो गया है, ये बात है। अब रही बात संघ और शिवसेना, बीजेपी और शिवसेना की बात, तो बीजेपी जो बढ़ी वो शिवसेना का सहारा लेकर ही बढ़ी। जब बाला साहब ठाकरे के पास में प्रमोद महाजन जैसे लोग जाते थे तो खड़े रहते थे। कई बार बाला साहब ठाकरे बैठे रहते थे, और वो प्रमोद महाजन वगैरह खड़े, ये अटल जी या फिर अडवाणी जी वगैरह सब यहाँ मातोश्री पर जाके वो पानी भरते थे। ये गडकरी वगैरह तो छोटे ये थे ना, वो कोई बात नहीं। अब लेकिन बेईमानी कैसी करती है, तो पहली बार एक बार बता दो आपको कि विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री कैसे बने, बीजेपी की वजह से बने। मैं उसमें था। हाँ, आप ये बोलेंगे ऐसी कैसी बात कर रहे हैं यार, कुछ भी किसी को भी लगेगा। तो मैं, नारायण राव राणे मुख्यमंत्री थे उस समय, पहले जो चुनाव हुआ था ना, नारायण राव राणे मुख्यमंत्री थे। 140 के करीब हमारे पास में विधायक थे, 139 या 40, उनके पास में भी, कांग्रेस के पास में भी मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन उस समय बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये उन्होंने अध्याय की शुरुआत तब की थी। नासर फरांदे प्रेसिडेंट थे महाराष्ट्र के, नासर फरांदे प्रेसिडेंट थे महाराष्ट्र के, और जो गोपीनाथ मुंडे भी थे। तो जब राज्यपाल को ये देना पड़ता है ना प्रस्ताव कि हम गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार है और ये हमारे पास में मेजॉरिटी की लिस्ट देनी पड़ती है, तो 145 लोग इकट्ठा नहीं हो रहे थे। 4 लोगों को मैं लेके गया था यहाँ से, अपक्ष कैंडिडेट को मैं यहाँ से लेके गया था, 4 लोगों को। हाँ ठीक है, तो नाम भी नहीं बताऊंगा, कुछ छोड़िए। तो लेकिन वो सच है वो उनको। तो क्या हो गया कि हम वर्षा में थे, नारायण राव राणे मुख्यमंत्री थे, नासर फरांदे और बीजेपी वालों ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना लॉबिंग शुरू कर दिया, और जो खत जो देना था इनको राज्यपाल को, वो लेट हो गया। एक कैंडिडेट तो मैं वर्षा पे ऐसा लेके गया था कि उन्होंने बोला था कि साहब, नारायण राव राणे को बोला था, नारायण राव राणे को यकीन नहीं था ये आएंगे करके, मगर मैं लेके गया था। तो उन्होंने ये बोला था कि आपके पास 144 अगर हो जाते हैं तो मैं 145वीं सिग्नेचर मेरी रहेगी। अगर 144, हमारे पास 143 थे, 143 थे, एक ही जरूरत थी। लेकिन बीजेपी वालों ने जब दावा करने के लिए सिग्नेचर ही नहीं दे रहे थे, तो फिर गुस्से में फिर बाला साहब का एक स्टेटमेंट आया था, देखिए आपको याद होगा कि बाला साहब ने बोल दिया था कि ठीक है हम बाहर से समर्थन करेंगे, आप सरकार बनाइए, ये बोला था बाला साहब ने। पुराने लोगों को मालूम होगा, शायद आपको शायद नहीं याद होगा। तो यानी परेशानी में बोल दिया था। फिर जाके हम वर्षा से इधर मातोश्री में गए थे,
नासक फराग अभी आते हैं, 15 मिनट में आते हैं, आधे घंटे में आते हैं, करते करते नहीं आए, और फिर कांग्रेस को यकीन आ गया कि इनका कुछ जम नहीं रहा है, और फिर उन्होंने फिर इधर के कुछ आमदार जिनको मैं उधर लेके गया था वो बाद में मिनिस्टर थे उनके पास में कांग्रेस के साथ में, तो इधर के हमारे 2-3 लोग, हाँ 2-3 लोग खसक गए। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, ये बात तो पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा लोगों को आज की डेट में पता नहीं है। 26 साल पुरानी बात बता रहे हैं, हम 1999 की बात बता रहे हैं। 1999 में जब चुनाव हुआ था दूसरी, 95 से 99 तक तो बीजेपी शिवसेना की, हाँ बराबर, हाँ 1999 में इलेक्शन हुआ था, और आप बता रहे हैं कि उस टाइम में बीजेपी शिवसेना मिलकर सरकार बनाने वाली थी, पर बीजेपी जिद पे आ गई कि मुख्यमंत्री हमारा ही रहेगा, और मुख्यमंत्री हमारा नहीं रहेगा तो सरकार नहीं बनेगी, ऐसा आप बोल रहे हैं। और परेशान होकर बाला साहब ठाकरे ने बोला था कि ठीक है, हम बाहर से जो है वो मुद्दे आधारित आपको समर्थन देंगे, है ना। आप ये तो बहुत बड़ा खुलासा है, ये लोगों को पता ही नहीं है। और 4 अपक्ष के जो लोग हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर्स, इंडिपेंडेंट आप जो है वो लेके गए थे, ऐसा आपने बताया, 143 हो गया था, बहुत बड़ा खुलासा। तो ये जो इन्होंने पार्टी तोड़ी है शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शिंदे फैक्शन जो बना है, इसका मतलब ये दिख रहा है, और जो इंसिडेंट आपने बताया इससे तो ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये कभी भी शिवसेना की बेहतरी या प्रो शिवसेना कभी भी नहीं रही, उसने सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज किया। Am I right? बिल्कुल सही बात है। और इसका दूसरा सबूत भी है, ये मैं फिर से बताऊंगा आपको, कि जैसे कि लोकसभा के चुनाव में हमने बहुत इनको सपोर्ट किया था, ठीक है, और 171 विधानसभा में 171 शिवसेना के और 117 उनके बीजेपी के, ऐसा फॉर्मूला ये हुआ था। लेकिन इन्होंने विधानसभा में हम लोगों के खिलाफ में काम किया। मैं कैंडिडेट था पूर्व नागपुर से सतीश चतुर्वेदी के खिलाफ में, और वहां गडकरी ने विरोध में काम किया, मैं भूल कर बोल रहा हूँ, गडकरी ने विरोध में काम किया, कई सबूत अभी भी मिल सकते हैं। और उस समय फिर पेपर में बहुत आया था, आरोप प्रत्यारोप भी हो गए थे। फिर बाला साहब ने मुझे बुलाया, बीजेपी ने तकरार की थी कि वाकुड़कर हमारे खिलाफ बोल रहे, तो बाला साहब ने मुझे बुलाया, बाला साहब की स्टाइल बहुत बढ़िया थी, तो उन्होंने बोला कि वाकुड़कर बीजेपी का ये तकरार है कि आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ साहब, ये बराबर है, पेपर में दिया है मैंने। तो बोले फिर ये कैसे, वो तो हमारे साथी है। तो मैंने बोला साथी है, मगर साथी का दोस्त धर्म निभाया नहीं उन्होंने। तो बोले कैसे, तो मैंने बोला मेरे खिलाफ में काम किया। तो बोले कैसे, उदाहरण दे दो। तो फिर मैंने उनको बताया कि जिस वार्ड में मेरी पदयात्रा हुई थी, सैकड़ों लोग थे, और उनकी बड़ी कार्यकारिणी थी, बीजेपी की कार्यकारिणी भी थी जिस वार्ड में। वो देखिए, बात समझ लीजिए कि जिस कार्यकारिणी में कम से कम 50 से ज्यादा मेंबर होंगे, और मैंने बोला जिस वार्ड में कार्यकारिणी है वहां पे अगर मुझे 10-15 वोट मिलते हैं तो कार्यकारिणी वालों ने भी मुझे वोट नहीं किया, बाकी लोगों की बात छोड़ दीजिए। तो भाई साहब ने बोला ये भी सही है, फिर बिल्कुल पीछे मत लो बोले, बिल्कुल चलने दो इनके खिलाफ। ये मतलब सर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आप जब इलेक्शन में खड़े हुए थे तो नितिन गडकरी ने आपको हराने की भरसक कोशिश की। कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे सतीश चतुर्वेदी, उनको जिताने में नितिन गडकरी का बहुत बड़ा हाथ था आपके खिलाफ। बिल्कुल। और दूसरी बात और भी बताता हूँ ना, उन्हीं के लोगों ने और बताया मुझे, उन्हीं के लोगों ने बोला कि जब मेरा माहौल बन रहा था, मेरे पास में पैसा नहीं था, मगर जैसे ही माहौल बन गया तो सतीश चतुर्वेदी घबरा गए, फिर पैसा नहीं तो बाकी लोगों में घूमने शुरू कर दिया। लोगों ने बोला कि भाई व्यापारी लोग पैसा लेकर मेरे साथ फेवर में खड़ा होने लगे। तो जैसे ही व्यापारी लोगों ने मेरे लिए पैसा खड़ा करना शुरू कर दिया, तो गडकरी ने, ये मुझे बताया गया, गडकरी ने बोला कि क्यों पैसा दे रहे हो, वो तो हारने वाला है, काय को पैसा दे रहे हो खर्च कर रहे हो। ये भी मुझे, और ये बीजेपी के बहुत बड़े आदमी ने बताया। अब क्या बताऊं मैं आपको, नाम भी बता। ये कौन से साल की बात है सर, कौन से साल की बात है? पहला चुनाव जो है ना 89 वगैरह वाला, 90 का चुनाव है ना विधानसभा का, 1990 के चुनाव में, यानी आज से 35 साल पहले। तब तो आप बहुत युवा नेता थे, मुझे याद है, बहुत आपका नाम था तो उस टाइम में, नाम तो अभी भी है, पर उस टाइम में बहुत ही फायर ब्रांड, शिवसेना की जो फायर ब्रांड पॉलिटिक्स होती है उसके एकदम आप योद्धा थे नागपुर में। तो ये मतलब यानी शुरुआत से ही गडकरी संघ और भाजपा के नेताओं का ये एम था
कि नागपुर में किसी भी तरह से या विदर्भा में किसी भी तरह से शिवसेना के बड़े जो है स्ट्रांग लीडर नहीं उभरने दे रहा है। एम आई राइट? यानी ये शिवसेना विरोधी शुरू से रहे। बिल्कुल सही 100% सही है, और खुलकर मैं बोल सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जो अभी शिंदे और ये लोग गए हैं, आपको क्या लगता है कि भाजपा इनकी पार्टी भी खा जाएगी जल्दी? शिवसेना वो तो खा जाएगी ना, वो तो खा ही गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसा क्या है। इतना बड़ा समझ लीजिए वो बहुत बड़ा अजगर है, और थोड़ा उनके पेट में अगर कोई बकरी का बच्चा जाता भी है कुछ समय के लिए तो सांस ले सकता है ना, वो जिंदा तो रहता है ना, ये इमीडिएट तो मरता नहीं है। तो वैसे ही शिंदे की पार्टी की पोजीशन ऐसी है कि वो अजगर के पेट के अंदर जब तक सांस मिल रही है, प्राणवायु मिल रहा है, तब तक जिंदा रहने वाले बकरी के पिल्ले जैसी है, वो तो कभी भी खत्म हो जाएगी। ये अजगर है, भाजपा अजगर है जिसने निगल लिया है, निकल लिया। जिस जानवर को निकला है वो अंदर जिंदा है, थोड़ी देर बाद मरेगा, पर जब तक सांस ले रहा है उसको मरना पक्का है। इसमें कहीं बाहर निकलने का कोई चांस नहीं, और जब निकलेगा ना तो उसके टुकड़े टुकड़े पुर्जे किसी अलग तरीके से निकलेंगे। वो बंदा शिंदे या शिंदे वाली शिवसेना, ऐसा कोई मटेरियल बाहर निकलने वाला है नहीं, इसमें शक नहीं है। तो और ये इनकी रणनीति हर पार्टी के साथ में रही, हर जगह पे रही, यहाँ पे ही नहीं कई जगह पे रही है। और एक बात आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने बहुजन समाज के लोगों को भी कैसे खत्म कर दिया। पहले चुनाव में 3 एमएलए थे बीजेपी के नागपुर से, 1990। हाँ, अब देखिए 5 में से 3, तब 5 ही थे, शहर में 5 सीटें थी। तो एक अशोक वाड़ीवस में, गुड़धे पाटिल और भोला बढ़ेर, ठीक है। अगले चुनाव में उन्होंने क्या कर दिया, गुड़धे पाटिल को काट दिया, लोकसभा देकर लोकसभा में फंसा दिया, भोला बढ़ेर का टिकट काट दिया, अशोक वाड़ीवस में का वो गिरा दिया, उसको भी मेरे ख्याल से तीनों के। और वो किस लिए, तो गडकरी को बढ़ाने के लिए। देखिए गडकरी को बढ़ाने के लिए सीधी सी बात, सिंपल सी बात है। गडकरी साहब को तो 5000 वोट मिले थे जो पहला इलेक्शन लड़े थे विधानसभा से पश्चिम नागपुर से, तो नागपुर के बाहर के लोगों को नहीं मालूम है, मात्र 5000 वोट मिले थे उनको। आज वो जनप्रिय नेता है। बिल्कुल बहुत बड़े है ना। तो ये बीजेपी की रणनीति है जहां पे। और एक बात मैं आपको कई उदाहरण बता सकता हूँ, जैसे ब्रह्मपुरी में जब तक हारते थे तब तक बाकी लोगों को दिया, जब जीत गए तो फिर एक वो जो बहुत सिंपल, क्या नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, गुरुजी थे, तो उनको काट कर वो देशकर को लाया, जिसका कोई संबंध नहीं, जो कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, लाया उन्होंने अपने आदमी को। जैसे फडणवीस कहाँ, कितने जूनियर थे, कितने सीनियर बड़े लोगों के। बीजेपी के सीनियर नेता तो सबसे बड़े हमारे शिवनकर साहब थे, प्रोफेसर शिवनकर साहब थे, बराबर है, लक्ष्मणराव मानकर थे, फुंडकर साहब थे, अरुण अडसर साहब थे, सबको बर्बाद कर दिया ना। गुड़धे पाटिल तो खैर नहीं। तो इसके पीछे आरएसएस को, मतलब क्या, कौन है जिसने दूसरे समाज के लोगों को खत्म किया भारतीय जनता पार्टी? ये मैं कभी जातिवाद के आधार पर बोलता नहीं हूँ, लेकिन ये ब्राह्मणवादी नीति ही बोलनी पड़ेगी अब तो मुझे, क्योंकि क्लैरिटी है। नहीं तो शिवनकर एक ही समाज के, समझ लीजिए शिवनकर है, बलवंतराव ढोले को भी बाद में ये कर दिया है, फुंडकर भी है, अरुण अडसर भी है, गुड़धे पाटिल भी है, ये सब लोग का क्यों क्या एकदम से खड़से, एकनाथ खड़से है, गोपीनाथ मुंडे को भी। गोपीनाथ मुंडे जैसे आदमी को इन्होंने किस तरीके से बर्बाद किया कि इनके शहर के अध्यक्ष बना, गडकरी जब राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बने थे तो पूना का शहर अध्यक्ष बनाने के लिए उनको परेशान किया। किसको? अपने मुंडे साहब को। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो ना भाई, क्यों परेशान कर रहे हो? तो ये जैसे कि अभी पंकजा मुंडे को साफ कर दिया इन्होंने, फडणवीस ने, खड़से को भी कर दिया, ये सब लोगों को कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि आरएसएस और भाजपा जो है ये ब्राह्मण विकास परिषद है क्या? इसने जामा पहन के रखा है। ब्राह्मणों में भी जो विकृत है ना, उनकी विकास परिषद है। ब्राह्मणों में उनको ज्ञानेश्वर महाराज नहीं चलेंगे, उनका मरण नहीं करेंगे। वो जो है हमारे दाभोलकर नहीं चलेंगे ब्राह्मण होने के बावजूद, उनका खत्म ही कर दिया है ना उनको।
नरेंद्र दाभोलकर नहीं चलेंगे। तो इनको प्रोग्रेसिव विचार वाले जो भी है तो वो नहीं चलते हैं। और वो मैं बता रहा हूँ कि ये इनका जो है गोलवलकर गुरु जी का जो है बंच ऑफ थॉट्स है, उसमें सब लिखा हुआ है कि जो भी किसी को भी ये कीड़ा होता है कि जो छोटे छोटे कीड़ों को अपने इसमें ला लेता है प्यार से और फिर गटक लेता है। तो वैसे ही उन्होंने बोला है कि छोटी मोटी संस्थाएं हैं, छोटे मोटे समाज है, उनको पहले प्यार से बात करो, अपने नजदीक लो, वो उनको जरा प्यार जताओ, और जैसे ही अपने इसमें आ जाते हैं कंट्रोल में तो गटक लो। ये उनकी रणनीति है और यही पूरे देश में दिखेगा आपको। अडवाणी का क्या किया इन्होंने, ये तो छोटी बातें छोड़ दीजिए, अडवाणी का क्या किया इन्होंने, अडवाणी का क्या किया इन्होंने। अडवाणी तो इनकी सब करता धरता थे, सिंधी समाज के थे, खत्म है, पैसा भी देते थे, सब कुछ देते थे, बराबर है ना, फिर भी कर दिया इन्होंने। तो ये संघ को कोई भी और भी बहुत सारी अंदर की बातें हैं, मगर अपनी चर्चा इधर उधर चली जाएगी तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो नरेंद्र मोदी ओबीसी है, आपको क्या लग रहा है कब तक चलेंगे, संघ इनको कब तक टॉलरेट करेंगे? नहीं, इनको मैं ओबीसी मानता नहीं। एक बात, ये ओबीसी है नहीं। वो तो एक तो उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके अपने समाज को डाल दिया। खैर फिर भी अगर कोई ओबीसी में पैदा हुआ, जैसे हमारे घर में हमारा बच्चा भी हमारे घर में पैदा होता है, और कभी कभी गांव में घर होते हैं ना, पहले वो बिल वगैरह रहते थे, सांप का पिल्ला भी उसी में पैदा होता है। तो इसका मतलब वो रिश्तेदार नहीं होते, अपना बेटा और सांप का बच्चा वो रिश्तेदार नहीं होते हैं। तो मोदी है या बावन कुले जो है, तो ये लोग ओबीसी समाज में अगर मान भी लेते हैं इनको, मगर ये समाज के विरोधी है, समाज के दुश्मन है, इनको अपने से मतलब है, समाज से कोई लेना देना नहीं है। और अगर ये ओबीसी होते मोदी जी, अगर मोदी ओबीसी का हित अगर उनको होता, वो सर्वोपरि होता, तो वो भाई सीधी सी बात है ना, ओबीसी की जनगणना करवा लो ना, जाति न्याय जनगणना क्यों नहीं करवाते, सिंपल सी बात है ना। इसमें क्या है, आपने घर में बुलाया है, प्यार से करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, और भूखा मर रहा हो, खाना ही नहीं खिला रहे आप, अंदर चिकन मटन खा रहे हो और हमको भूखा रख रहे, तो काय का रिश्ता और काय का प्यार यार तुम्हारा। तो इसलिए ये ओबीसी वगैरह नहीं है, संघ इनको डुबा। अब देखिए, एक मेन लड़ाई जो है ना, अभी बहुत सही इसमें आ गई है लड़ाई। शायद आपको मालूम है कि, या मैं बहुत पहले बोला था, 10-15 साल पहले, 10 साल पहले मैं बोलता था कि भागवत और मोदी में लड़ाई होगी, और वो तो है, वो आ गई है, ठीक है। और एक बात बता दूं, थोड़ा सा ये हो जाएगा, संजय जोशी का टिकट कटने में भी थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली मेरा ये है, समझ सकते हैं आप। मैंने काटा नहीं है, लेकिन वो काटा गडकरी ने है, संजय जोशी का टिकट जो काटा ना, तो गडकरी ने काटा, गुर्दे के बहाने काटा, उसके लिए मेरा सहारा लिया। कैसा लिया? अगर बहुत सारे हमारे दर्शक नागपुर के बाहर के हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, संजय जोशी जी को 1990 में पश्चिम नागपुर से विधानसभा का टिकट मिल गया था। तो वो पश्चिम नागपुर विधानसभा से उनका टिकट जो है वो काटने में सबसे बड़ा हाथ जो है नितिन गडकरी जी का रहा है, ऐसा ज्ञानेश जी बता रहे हैं। यानी वो नागपुर की सिटी की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। हमारे दर्शक पूरे इंडिया में फैले, तो इसलिए शायद उनको ना पता हो, इसलिए मैंने स्पष्टीकरण दिया। जैसे लोग समझते हैं कि संजय जोशी नितिन गडकरी के बहुत क्लोज हैं, पर वाकुड़कर साहब ने जैसे बताया कि भाई एक टाइम ऐसा था जब उनका करियर जो है चौपट करने में गडकरी साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे वाकुड़कर साहब का करियर चौपट करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है राजनीतिक का, तो गडकरी साहब ने बहुत लोगों के करियर चौपट किए, ऐसा जो है ये नागपुर के लोग मानते हैं, जानते हैं। पॉलिटिकल जो भी लोग समझ रखते हैं उनको ये चीज पता है। सर, आपने ओबीसी जनगणना की बात की, राहुल गांधी एकमेव है जो ओबीसी जनगणना पे बात कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी का समय आ गया है, अब वो बहुत परिपक्व लीडर हो गए और देश की कमान थामने के लिए जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, कांग्रेस का उदय होने वाला है? बिल्कुल, बहुत सही बोल रहे हैं आप। और ये बात भी मैं जब राष्ट्र महाराष्ट्र में जब वीडियो करता था, मैं राष्ट्र महाराष्ट्र में, तो जैसे पदयात्रा का उनका ऐलान हुआ, तब मैंने बोला था कि बुद्ध, महात्मा गांधी और राहुल गांधी, ऐसा एक मेरा वीडियो है। तब कई लोगों ने बोला था कि यार कुछ भी बात कर रहे हो। मैंने बोला देखिए कि राहुल गांधी इसके बाद में एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभरेंगे, और वो हो रहा है क्योंकि गांव के पास में। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जो बातें रखते हैं, अब वो बहुत अच्छे ओरेटर नहीं है, तो ओरेटर महात्मा गांधी के पास में भी कहाँ थी ओरेटरी। ये कोई पैमाना नहीं होता है ना। ओरेटरी आपकी अच्छी है तो अच्छी बात है, फिर हर डिबेटर ही चीफ मिनिस्टर बन गया होता ना। कई डिबेटर है,
बराबर है कि नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से स्टडी किया है, राहुल गांधी ने जिस तरीके से सहन किया है, राहुल गांधी चाहते या सोनिया गांधी चाहती तो मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल के समय में कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर तो बना सकती थी। तब भी वो, अगर आदित्य ठाकरे अगर मिनिस्टर बन सकते हैं तो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकते थे उस समय में? बिल्कुल बन सकते थे, उसमें क्या बड़ी बात है, कोई लोगों को ताज्जुब भी नहीं होता। लेकिन वो 10 साल मंत्रिमंडल में भी नहीं गए, और अब जब भी प्राइम मिनिस्टर बन के आएंगे तो खुद की मेहनत के बदौलत आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, इतिहास इसको नकार नहीं सकता है। तो अब महात्मा गांधी तो नहीं बन सकते राहुल गांधी आज की पोजीशन में, लेकिन महात्मा गांधी के बाद में दूसरा नाम कांग्रेस में अगर नेहरू जी के बाद में लेने की जरूरत पड़े तो राहुल गांधी का नाम हो सकता है। और देश के रिफॉर्मेशन में जिस तरीके से वो युवाओं को साथ में ले रहे, जिस तरीके से, और भी कुछ बातें हम जब मिलेंगे तब मैं पर्सनली बताऊंगा कुछ बातें जो मुझे नए अनुभव आए हैं, अभी तो नहीं बोल सकता हूँ कुछ बातें। तो जिस तरीके से अभी देखिए ना, हमारे महाराष्ट्र के जो सपकाल साहब को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है, कितने लोग जानते थे? हर्षवर्धन सपकाल कितने लोग जानते थे? क्या उनके पास में पैसा है? क्या वो पैसा बांट सकते हैं? किसी को नहीं बांट सकते। और वो तो नीचे सोने वाला आदमी है, समय यानी बिल्कुल सर्वोदयी आदमी है, उनसे मिला भी हूं मैं। खुद फडणवीस ने बोला कि ये नया है, कोई जानता नहीं करके, मगर वो आदमी को जो बनाया है, लंबी रेस का घोड़ा है हर्षवर्धन सपकाल। और मैं एक स्टेटमेंट में आपको बोल दूं कि ये हर्षवर्धन सपकाल बीजेपी को खा जाएगा। अच्छा। ये आपके चैनल से, आपके इससे मैं बोल रहा हूं कि बीजेपी को खा जाएगा। बीजेपी समझ नहीं पा रही, या वो समझ रही होगी मगर वो छटपटा रही है, क्योंकि बहुत गहरी चीज है। क्यों बोल रहा है ऐसा? क्यों बोल रहे हैं आप? हर्षवर्धन सपकाल की तारीफ क्यों कर रहे हैं? हाँ, तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि उनका मैं पर्सनली मिला हूँ, 3 घंटे मिला हूँ, उसके बाद में साथ में मिला हूँ। उनकी कविता की समझ, उनकी समाज शास्त्र की समझ, उनकी पॉलिटिक्स की समझ, उनको लोगों के साथ मिलने की समझ, उनको जिस तरीके से अच्छे लोगों को नजदीक करने की समझ, लोगों पे भरोसा करने की समझ, और खुले दिल से वो बोलते हैं कि मैं, उन्होंने, वो तो सत्ता वगैरह की बातें तो बोलते रहते हैं लेकिन हर मामले को जिस तरीके से जवाब देते हैं बीजेपी को, आप देखिए ना, उनके जवाबों का या उनके सवालों का जवाब देना बीजेपी के पास में नहीं है ना कोई चीजें, क्योंकि हर तरीके से डेप्थ में जाके बात करते हैं। और वो गांवों से पार्टी को बढ़ाना, बांधना शुरू कर दिया। और एक बात जाहिर है, इसलिए वो भी बोल सकता हूं मैं, लोगों को थोड़ा सा, मैं साथियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी बातों को किसी भी इससे मत लीजिए गलत तरीके से। मैं ये भी, हम लोगों ने ये भी तय किया हुआ है, कांग्रेस ने मुझे बोला है, हर्षवर्धन सपकाल ने भी बोला है कि लोक जागर की तरफ से हम जो शिविर ले रहे पूरे महाराष्ट्र में, हर जिले में लेने वाले हैं, तो वहां पे युवाओं के मसले क्या है, किसानों के मसले क्या है, एजुकेशन के मसले क्या है, हेल्थ के मामले में क्या पॉलिसी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होनी चाहिए, न्याय व्यवस्था के मामले में क्या पॉलिसी होनी चाहिए, महिलाओं के बारे में क्या पॉलिसी होनी, इसका सब नई टीम तैयार कर रहे हैं हम लोग महाराष्ट्र में, नई टीम। और वो सपकाल साहब कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि सपकाल साहब और किसी भी पार्टी के संघिष्ठ लोग छोड़ के, बीजेपी के लोग छोड़ के, कोई भी समविचारी पार्टी के लोग हैं, उनसे वो बात करते हैं, समय देते हैं, समझ लेते हैं। कोई अलग भी बात करे तो भी उनकी बात को समझ के फिर अपना जवाब देते हैं। तो ये बहुत सारी बहुत इतना मैच्योर नेता कांग्रेस के पास में नहीं था, इतना मैच्योर नेता अभी के इसमें, क्योंकि पुराने नेता वो वसंत दादा पाटिल वगैरह वो छोड़ दीजिए, वो उनकी बात अलग। अभी के इसमें सपकाल, और ये क्या है कि वो जमीन से, कई बातें और भी है कि जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, और जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, पैदल चलने वाला आदमी है। अभी 2 तारीख से 29 से 2 तक पदयात्रा भी है यहाँ पे, नागपुर से शुरू कर दिए, संदेश सिंगलकर जी है, तो उनके आयोजन में तुषार गांधी भी आ रहे हैं उनमें। तो ये गांव गांव जा रहे, लोगों से के पास जा रहे, युवाओं को साथ में ले रहे, एससी को साथ में ले रहे, अल्पसंख्यकों के साथ में ले रहे, सबको साथ में लेके, और कांग्रेस की और ये सबसे बड़ी बात क्या है, इनकी ताकत क्या है, ये खुले दिल का आदमी है, लेकिन ईडी, सीबीआई और बाकी चक्कर में है नहीं, क्योंकि वो उनके इसमें कोई, उनके बाहर वाला है, उनके रीच वाला, ये स्टेडियम के बाहर बॉल मारता है। अब मुझे एक चीज बताइए, आपको लग रहा है क्या कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में अभी जो पैक्ट है ये लंबा चलेगा? कि आपको लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस, नितिन गडकरी और ये आरएसएस भाजपा का जो मेल है ये
उसको खा जाएगा, निगल जाएगा, या तो अपने साथ मिला लेंगे, या उद्धव ठाकरे कांग्रेस का पाला बदल के आ जाएंगे, या लीडर जो है वो उद्धव ठाकरे को छोड़ के चले जाएंगे। आपका क्या लग रहा है इस संधि के ऊपर में, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के ऊपर में आपका क्या विचार? मुझे ये लगता है कि उद्धव ठाकरे अगर खुद को बदल दे, उद्धव ठाकरे को खुद को बदलना चाहिए, नहीं तो उद्धव ठाकरे के लिए जगह नहीं है बीच में। है महाराष्ट्र में अच्छा ही हुआ था थोड़ा सा उनका तीसरी आघाड़ी की सरकार बनाने के बाद, मतलब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाने के बाद में उद्धव ठाकरे के फैन में अल्पसंख्यक लोग भी चले गए थे और दलित समुदाय भी बड़े पैमाने पे अपना हीरो मानने लग गए थे उनको, मगर फिर भी उन्होंने फिर सावरकर के चक्कर में आ गए, फिर हमारा हिंदुत्व वाली वही बात आ गई और फिर गड़बड़ियां होने लग गई, फिर गौ माता वाली बात आ गई, और इस चक्कर में इन्होंने सावरकर के मामले में आ गए, राहुल गांधी के वो तो छोड़िए, तो वहां पे उद्धव ठाकरे का थोड़ा सा जो ग्राफ है ना वो कम हो गया। अब उद्धव ठाकरे के लिए समय क्या है, सही समय, अगर वो राजनीति करना चाहते हैं, माफ करिए वो बड़े नेता तो बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर शिवसेना में जब मैं था तब वो जूनियर थे, वो उनका उदय भी नहीं था शिवसेना में उस समय, सीनियर है मगर वो बड़े नेता है, इसमें कोई शक नहीं। गडकरी भी आज बहुत बड़े नेता है, मैं कुछ नहीं हूँ, ठीक है, आप गडकरी साहब के भी सीनियर है, ये भी मुझे मालूम है जी। लेकिन मेन बात क्या है कि उद्धव ठाकरे के लिए एक चांस बनता है, इस माध्यम से ये अपना अगर वीडियो सुनेंगे, चर्चा सुनेंगे, तो उद्धव ठाकरे के लिए चांस ये बनता है कि उन्होंने हिंदुत्व वाली, प्रोग्रेसिव हिंदुत्व वाली या समतावादी हिंदुत्व वाली लाइन, प्रोग्रेसिव समतावादी हिंदुत्व वाली लाइन, संतों वाला हिंदुत्व अगर पूरे देश में लेकर घूमते हैं तो बीजेपी से टकरा सकते हैं। चैलेंज उन्होंने बीजेपी को करना चाहिए। अगर यहाँ के महाराष्ट्र में खेलेंगे तो फिर उनको कांग्रेस के साथ में समर्पित होना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी के साथ में समर्पित होना पड़ेगा। बीजेपी के साथ में समर्पित हो गए तो वो तो उनका हो गया, समझ लीजिए बंटाधार हो जाएगा, उनको कुछ कोई इतिहास में यहाँ नाम नहीं रहेगा। कांग्रेस के साथ में काम करते करते खत्म भी हो जाती है पार्टी, तो कम से कम इतना इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि बाला साहब ठाकरे के पोते ने प्रबोधनकार ठाकरे का जो है विचार चलाते चलाते कांग्रेस के प्रमुख मुख्य धारा में गए। हालांकि वो मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं होंगे, रहेंगे तो अलायंस में ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कांग्रेस बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ेगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ेगी। जो जो उनके विरोध में जाएंगे, एक बात और सुनिए कि जो जो उनके विरोध में जाएंगे, राहुल गांधी के विरोध में जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। अच्छा सर, एक समझ गया मैं, एक चीज मुझे समझाइए कि क्या आपको लग रहा है, जैसे कॉटन के ऊपर में भी आया निर्णय, तो कल मैंने किशोर तिवारी जी को भी बुलाया था, अपेरेंटली वो भी शिवसेना के स्पोक पर्सन है, आप भी शिवसेना से जुड़े हैं, तो कई लोग ये ना सोचने लगे कि मैं भी शिवसेना से जुड़ा हूं। लोग जो है ना लिंक कहीं का कहीं कुछ भी लगा लेते हैं, ये समस्या है। तो खैर एनीवेज, तो कहने का अर्थ है, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या आपको लग रहा है कि ये किसान विरोधी जो है वो मोदी सरकार की नीतियां हैं? आपका क्या व्यू है इसमें? किसान विरोधी है, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि गरीबों के विरोधी ही है संघ का विचार। मोदी क्या है, संघ का प्यादा है, लेकिन अभी वो संघ के चुंगल से बाहर निकल गया है, पर आ गए ना, उनको पंख फूट गए हैं, उनको लगता है फिर अदानी के हो गए, वो उनका ये अलग बदल दिया उन्होंने, सर्टिफिकेट में जैसे ये मार्कशीट बदल दी है, डिग्री बदल दी है, वैसे उन्होंने अपने पिता का नाम भी बदल दिया, समझ लीजिए वैचारिक पिता का। तो वो जो बात है, तो ये किसान विरोधी है ही। और जब तक गाँव को बर्बाद नहीं करेंगे, तब तक संघ बीजेपी फलेगी नहीं, फूलेगी नहीं, ये उनको मालूम है। शहर के लोग कभी भी ये हो सकते हैं ना, अलर्ट हो जाते हैं, जल्दी अलर्ट हो सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। किसानों का आंदोलन होना बड़ा मुश्किल होता है काम, इसलिए शरद जोशी को उन्होंने उतारा था ना, फिर अपने केजरीवाल तो है ही, अब छोड़ दीजिए, वो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, तो फिर कभी बात करेंगे लगे तो उसमें भी। तो लेकिन तो ये मोदी किसान विरोधी है, क्योंकि 3 कानून जो है, कितने खतरनाक कानून है, देखिए ना, कितने खतरनाक कानून है कि आपको कलेक्टर ही आपका डिसाइड करेगा, कोर्ट में जाने का आपको अधिकार नहीं होगा, कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं होगा, ऐसा बोलने वाला कोई भी आदमी किसी का भी हितैषी नहीं हो सकता है, और जनतांत्रिक तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो हुकुमशाह है, विकृत ही है, मानवता विरोधी है। अब कोर्ट में जाने की व्यवस्था को आप कैसे खत्म कर सकते हैं? और एक किसान और एक अगर समझ लीजिए अंबानी का आदमी अगर आ जाए तो कलेक्टर किसकी बात सुनेगा? सही बात। तो सर बहुत बहुत मजा आया आपके साथ में बात करके,
और मैं दर्शकों से ये उम्मीद करूंगा कि आप गूगल में ढूंढ के ज्ञानेश वाकुड़कर जी की कविताओं को पढ़िए, ट्रांसलेट करके, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज में समझ में आए। बहुत ही बेहतरीन कवि हैं, साहित्यकार हैं। हालांकि आज हमने पॉलिटिक्स पे बात की क्योंकि वाकुड़कर साहब जो हैं वो शिवसेना को स्थापित करने वाले लोगों में थे। विदर्भा में, नागपुर में तो इनका नाम ही शिवसेना था बेसिकली। पर अब जो है राजनीति से बहुत दिनों से वो दूर रहे हैं, समाज सेवा में लगे रहे हैं और अपने साहित्य संरचना करने में लगे हैं, कविताओं में लगे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उनकी कविताएं पढ़ के बहुत कुछ सीखेंगे आज के एपिसोड से भी। जी सर, एक मिनट, मोदी जी के लिए 4 लाइनें सुना देता हूँ, कविता की बात की इसलिए। मोदी 4 लाइनों में कितने गुनाह तेरे दुनिया को गिरा देंगे। सिर्फ किसानों की बात नहीं है, कितने गुनाह तेरे दुनिया को गिना देंगे, तोड़ा है दिल हमारा कहते हो बना देंगे। कितने गुनाह तेरे दुनिया को गिरा, मोदी जी के लिए, कितने गुनाह तेरे दुनिया को गिरा देंगे, तोड़ा है दिल हमारा कहते हो बना देंगे। कैसा करे भरोसा, कैसा यकीन माने, तेरे घर के सामने ही देखे है कत्ल खाने। क्या बात, क्या बात, शानदार, बहुत बढ़िया। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। और जैसे आपको पता है कि मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन यूट्यूब ने रोक रखा है। क्यों रोक रखा है मुझे मालूम नहीं है। तो ये चैनल को थोड़ा सा और स्ट्रांग बनाने के लिए, हम एक्सपैंड कर सकें, प्रोफेशनल लुक इसको दे सकें, इसके लिए मुझे आप सभी से गुजारिश है कि जो भी आप योगदान देना चाहें वो आप योगदान करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9860317209। इस नंबर पे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, किसी भी माध्यम द्वारा आपको जो भी ठीक लगे आप योगदान करें, ताकि हम और कुछ पत्रकारों को हायर करके इस चैनल को बढ़िया एक न्यूज बेस्ड चैनल बना सकें। आज की डेट में चालक मालक के रूप में मैं काम कर रहा हूं, वन मैन आर्मी हूं, अकेले इस चैनल को खींच रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे इसको बढ़ाने में आप लोग काफी मदद करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में मैं आज का एपिसोड समाप्त करता हूं। थैंक यू दोस्तों, गुड डे, बाय। शुक्रिया, थैंक यू।